गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे बॉन्ड ऑर्डर के बारे में, या जिसको हम बोलते हैं बंधन क्रम या आबंध कोटि भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आइए देख लेते हैं बंधन क्रम या आबंध कोटि या बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन होगा किसी अणु के बंधी अणु कक्षकों एवं प्रतिबंधी अणु कक्षकों, जिनको हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो बंधी एवं प्रतिबंधी अणु कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के अंतर का आधा उसका बॉन्ड ऑर्डर या उसका बंध क्रम कहलाता है। इसका सूत्र हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर बराबर ये होता है NB माइनस Na/2। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे और एंटी बॉन्डिंग में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, दोनों को यदि दोनों का जो अंतर होगा यदि उसको हम 2 से भाग करें तो निकल के आ जाता है उसका बॉन्ड ऑर्डर। तो ये होता है बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला। और चलिए आगे देख लेते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है, बॉन्ड ऑर्डर के थ्रू हमको क्या क्या जानकारी मिल सकती है। तो इसमें पहला है, यदि बॉन्ड ऑर्डर का मान धनात्मक आता है, पॉजिटिव आता है, तो उस कंडीशन में अणु बनेंगे और वो जो अणु बनेगा वो होगा स्थायी, उसका अस्तित्व होगा। यदि मान लीजिए ऋणात्मक आता है, निगेटिव मान आता है या फिर 0 आता है बॉन्ड ऑर्डर का मान, तो उस कंडीशन में अणु जो है अस्थायी होगा या फिर उसका कोई अस्तित्व ही नहीं होगा, इस तरह का कोई अणु बनेगा ही नहीं। नेक्स्ट है, अणु का जो स्थायित्व है वो बॉन्ड ऑर्डर के समानुपाती होता है। मतलब कि बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा अणु का स्थायित्व भी उतना ही अधिक होगा। नेक्स्ट है, वियोजन ऊर्जा बॉन्ड ऑर्डर के समानुपाती होती है। इसका भी वही मतलब है कि यदि बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है मतलब उसकी वियोजन ऊर्जा ज्यादा होगी, उस अणु को तोड़ने के लिए हमको ज्यादा मात्रा में एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट कहता है, बंध लंबाई बॉन्ड ऑर्डर के अनुक्रमानुपाती होती है, मतलब उल्टा होता है। तो इसका मतलब होता है कि यदि बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो क्या होगा, अणु पास पास होगा और उसकी लंबाई जो है वो कम हो जाएगी, और यदि बॉन्ड ऑर्डर का मान कम है उस कंडीशन में अणु दूर होंगे और उनकी लंबाई जो है वो अधिक हो जाएगी। नेक्स्ट है, यदि बॉन्ड ऑर्डर का मान भिन्नात्मक होता है, भिन्नात्मक मतलब भिन्न संख्या होती है जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल नंबर, मतलब 1.2, 1.25, 2.3 इस तरह से कुछ आता है, भिन्न के रूप में आता है, तब जो है अणु जो होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा। लेकिन यदि बॉन्ड ऑर्डर पूर्णांक होता है, मतलब 1, 2, 3, 4 इस तरह से कोई पूर्ण अंक होता है, कंप्लीट नंबर यदि होता है, तो उस कंडीशन में दोनों पॉसिबिलिटी है, पैरामैग्नेटिक भी हो सकता है, डाईमैग्नेटिक भी हो सकता है। यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो पैरामैग्नेटिक होगा, और यदि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो युग्मित होंगे, जोड़े में होंगे, तो उस कंडीशन में वो डाईमैग्नेटिक या प्रतिचुंबकी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जो बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर बराबर होता है सहसंयोजक बंध की संख्या। मतलब कि किसी अणु में जितना भी बॉन्ड ऑर्डर होगा उसका वैल्यू जो होगा उसी के बराबर उसमें सहसंयोजक बंध उपस्थित होंगे। मान लीजिए कि जैसे किसी का बंधन क्रम 1 है, मतलब उसमें 1 सहसंयोजक बंध होगा, किसी का बंधन क्रम 2 है, मतलब उसमें 2 सहसंयोजक बंध होंगे, इस तरह से। तो ये सारी जानकारियां हमको बॉन्ड ऑर्डर के माध्यम से मिल जाती है। बॉन्ड ऑर्डर के माध्यम से हम ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। ये बॉन्ड ऑर्डर निकालने से पहले हम जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उनका जो एनर्जी लेवल है उसको हम पहले देख लेते हैं। तो इससे पहले जैसे हमने परमाणु जो कक्षक थे, जो एटॉमिक ऑर्बिटल था, उनका एनर्जी लेवल हम कैसे निकालते थे, N+L नियम से और अबाउ के रूल के हिसाब से। तो ये कैसे होता था, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p इस तरह से निकालते थे। ये क्या था, परमाणु कक्षक का ऊर्जा स्तर। अब मान लीजिए जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलकर के क्या बना है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जब इसका एनर्जी हम लेवल निकालेंगे तो क्या करेंगे कि ये जो कक्षक है उनको हम 2-2 बार लिखते जाएंगे। चलिए करके देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जैसे s 1s है, तो ये 1s और 1s हमको 2 बार लिखना है। क्यों, क्योंकि एक 1s इस परमाणु के लिए और दूसरा 1s इस परमाणु के लिए, क्योंकि दोनों से मिलकर ही तो बना है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसी तरह से फिर क्या हो जाएगा, ये आपका 2s और फिर आपका 2s, उसी तरह से हो जाएगा 2p, 2p। अब चूंकि देखिए हम जानते हैं जो p कक्षक होता है, ये p कक्षक 3 ऑर्बिटलों से मिलकर के बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, px, py, pz इस तरह से बोलते हैं। तो यहाँ पर हम उनको अलग अलग लिखेंगे। तो जैसे क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा px, फिर ये हो जाएगा आपका p, 2py और ये होगा 2pz इस तरीके का। ठीक, तो ये तीनों क्या हो गया, एक परमाणु कक्षक के लिए है।
दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, तो फिर से उसको लिख दो आप 2px 2py और 2pz इस तरीके का। ठीक है, तो हमने क्या किया है, जो परमाणु कक्षकों का जैसे ऊर्जा स्तर निकालते थे वैसे ही हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निकाला है और प्रत्येक को दो दो बार लिखा है। क्यों? क्योंकि दो परमाणु कक्षक मिलकर के बना रहे हैं एक अणु कक्षक। अब इसमें आपको क्या करना है, देखिए अब जो भी एक कक्षक है उनमें से क्या कर देना है आपको, जैसे हमने एमओटी में पढ़ा है कि जब दो परमाणु कक्षक मिलते हैं तो क्या करते हैं, दो अणु कक्षक बनाते हैं और उसमें से एक क्या होता है बॉन्डिंग और एक होता है एंटी बॉन्डिंग। तो अब इसमें जो है ये दो कक्षक जो बना है, एक को आप ले लो बॉन्डिंग, दूसरा क्या हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग। इसमें इस तरह से हम स्टार लगा देंगे, तो ये आपका बॉन्डिंग है, तो ये आपका हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग। ये तीनों के तीनों बॉन्डिंग है क्योंकि ये तीनों के तीनों एक ही है, तो ये तीनों के तीनों बॉन्डिंग हो गए, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे आपके एंटी बॉन्डिंग हो जाएंगे इस तरीके का। ठीक है, अब उसके बाद देखिए एमओटी में हमने ये भी पढ़ा कि जब एसएस ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग होगी तो कैसा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो यहां पर ये 1s क्या बनाएगा, सिग्मा बनाएगा, और ये 1s भी सिग्मा बनाएगा। उसी तरह एसएस में ओवरलैपिंग जब होगी तो यहां पर भी सिग्मा, यहां पर भी सिग्मा, और 2px 2py 2pz इनमें जब ओवरलैपिंग होती है तो क्या होता है, तो जो x होता है वो बना लेता है पाई, ये भी आपका बनाएगा पाई, और जो z होता है वो बनाता है आपका सिग्मा। उसी तरह यहाँ भी हो जाएगा, ये बनाएगा पाई, ये भी पाई, और ये बना लेगा आपका सिग्मा इस तरीके का। क्लियर? अब चूंकि देखिए अब ये कैसे होते हैं, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में, मतलब 1s की एनर्जी जो है वो कम होगी, उससे ज़्यादा होगी 2s की एनर्जी, उससे ज़्यादा होगी 1s एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी, उससे ज़्यादा होगी 2s की एनर्जी, इसी तरह से इससे ज़्यादा ये, इससे ज़्यादा ये। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो पाई 2px है और पाई 2py है, इन दोनों की एनर्जी जो होती है वो होती है बराबर। क्लियर? क्योंकि देखिए परमाणु कक्षकों में हम ऊर्जा स्तर को n+l नियम से निकालते थे, लेकिन अणु कक्षकों में क्या होता है, उनका जो ऊर्जा स्तर है, ऊर्जा का जो मान है, किसमें ऊर्जा ज़्यादा होगी किसमें ऊर्जा कम होगी, वो हम कैसे निकालते हैं, वो हम एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं। तो एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि जो x और y है इन दोनों की जो ऊर्जा होती है वो बराबर होती है, और इनसे ज़्यादा ऊर्जा होगी आपकी 2pz की, उसके बाद उनसे अधिक होता है आपका ये, और यहाँ पर फिर से x और y दोनों फिर बराबर हो जाएंगे, और इनसे ज़्यादा ऊर्जा होगी 2pz एंटी बॉन्डिंग की। ठीक है, तो इस तरह से होता है आपका, ये होगा आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं उनका एनर्जी लेवल। और इसी एनर्जी लेवल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, और इलेक्ट्रॉन जैसे भरते हैं वहाँ से फिर हम उनका बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को अलग कर लेते हैं, फिर उसको फार्मूले में रख करके उसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ये जो एनर्जी लेवल है ये उन अणुओं के लिए होता है जिनमें 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिनमें 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें ये एनर्जी लेवल होता है। और यदि मान लीजिए उनमें 14 से ज़्यादा है, कई ऐसे अणु हैं जिनमें 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनमें फिर क्या होता है, ये जो एनर्जी लेवल होता है वो चेंज हो जाता है। और इसमें क्या चेंज होगा, अब आप देखते जाइए, ये जो आपका है 2px और 2py, और कौन सा वाला, बॉन्डिंग वाला ना, 2px और 2py ये जो है, और यहाँ पर आप देखो क्या है 2pz, ये भी क्या है आपका बॉन्डिंग है। ये चला जाता है इसकी जगह पर और ये आ जाता है इसकी जगह पर। क्लियर? और बाकी जो होता है वो सेम का सेम रहेगा। तो यहाँ पर देखते हैं ये कैसे हो गया। आप ये यहाँ पर पहले क्या था, 2px और y था, उसकी जगह आ गया आपका सिग्मा 2pz बॉन्डिंग, और जहाँ पे 2pz था ये चला गया उनके पीछे, और ये हो गया आपका पाई 2px बराबर पाई 2py, ये भी आपके बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है। और बाकी जो एंटी बॉन्डिंग्स है और उसके पहले वाले जो जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो जो है उसी जगह पे रहते हैं, सेम के सेम वैसे रहते हैं, बस इसमें एक ही चेंज होता है, ये उसकी जगह वो इसकी जगह पे आ जाता है बस। और ये कब होगा, यदि 14 इलेक्ट्रॉन है तो इस तरह से रहेगा, और ये 14 या 14 से कम है तो, और यदि 14 से अधिक है, मान लीजिए यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन से अधिक होता है ये, ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन से अधिक होगा तो इस तरह से वो जो उनका एनर्जी लेवल होता है ऐसा हो जाएगा।
अब ये जो एनर्जी लेवल में जो चेंजेस होते हैं वो क्यों होते हैं उसको भी आप समझ लीजिए। मान लीजिए 14 से कम होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो 2s है और 2pz है, ये दोनों, ये जब इनमें 14 इलेक्ट्रॉन से कम होता है उस कंडीशन में ये दोनों जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ये दोनों ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के पास पास होते हैं, साथ ही इनका जो एनर्जी होता है वो बहुत इनके एनर्जी लेवल में जो डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है। तो इस वजह से क्या होता है, इन दोनों में हो जाता है इंटरमिक्सिंग, इन दोनों में होता है इंट्रैक्शन होता है, और इंट्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि जो 2s है उसकी एनर्जी तो घट जाती है, बट जो 2pz होता है उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, और इसकी एनर्जी जैसे बढ़ जाती है इसीलिए ये क्या होता है कि ये px और py के आगे चला जाता है, मतलब इनकी एनर्जी जो है इन दोनों से ज़्यादा हो जाती है, और ये कहाँ चला जाता है, उनके बाद में चला जाता है, ठीक है, या ऊपर चला जाता है कह सकते हैं। तो ये कारण होता है कि इन दोनों के बीच में ऊर्जा का डिफरेंस कम होने की वजह से और पास पास होने की वजह से इनमें इंट्रैक्शन हो जाता है, मिक्सिंग हो जाता है, और उस वजह से 2s की एनर्जी तो कम हो जाती है बट 2p की एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है, और जैसे इसकी एनर्जी बढ़ जाती है तो ये इन दोनों कक्षकों के ये आगे चला जाता है या ऊपर चला जाता है। और इसी ऊर्जा स्तर के हिसाब से, इसी विन्यास के आधार पर हम आगे निकालते हैं अणुओं का बंधन क्रम या बॉन्ड ऑर्डर। तो आइए आगे देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं उनका जो एनर्जी लेवल है वो हमने ऊपर लिख दिया है। अब देखिए इसके आधार पर जैसे हम मान लीजिए बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, तो एग्जांपल में मान लीजिए हम ले लेते हैं H2 और हम ले लेते हैं H2 प्लस, H2 माइनस, और हम ले लेते हैं He2, इस तरीके का। अब इसमें देखिए अब इनका यदि हम बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो H2 में कितना होगा, एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, तो H2 में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अब इसमें उसको भरते जाइए, तो ये होगा आपका सिग्मा 1s, इसमें आ गया आपका 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये भी देखिए s कक्षक है तो s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो हुंड पाउली के नियमानुसार भरता है, तो s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा, 2 इलेक्ट्रॉन हमने इसमें भर दिया, ये हो गया। और इसके बाद क्या आता है, तो इसके बाद आता है आपका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, तो इसमें होगा 0, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन था, 2 हमने भर दिया, उसमें कुछ नहीं जाएगा। उसी तरह से क्या होगा, देखिए H2 प्लस है, तो अब इसमें देखो एक प्लस चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर गया होगा, तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन बचा, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो इसका विन्यास आप बना लो सिग्मा 1s, इसमें आएगा 1, और जो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग होगा 1s, इसमें हो जाएगा आपका 0, टोटल एक इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ भर गया। H2 माइनस, इसमें अब देखिए H2 माइनस चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया होगा एक्स्ट्रा, तो 2 पहले से था, एक और आ गया, तो कितना हो गया, 3 हो गया, तो अब ये क्या हो जाएगा सिग्मा 1s2 और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s1, इस तरह से 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। He का आप देखो, He हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और He2 है, मतलब 2 हीलियम है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, तो अब ये हो जाएगा आपका सिग्मा 1s2 और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, इसमें भी हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब इसका हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, तो हमारा फॉर्मूला है NB माइनस Na/2। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब इसमें बॉन्डिंग कितने हैं, तो 2 बॉन्डिंग है और एंटी बॉन्डिंग कितना है, 0 है। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 0 है, मतलब ये हो जाएगा आपका 2 ऋण 0/2, तो टोटल ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया 2/2, भाग करो तो क्या आएगा, बराबर 1, ठीक है। H2 का जो हाइड्रोजन अणु होगा उसका बंधन क्रम कितना आया, 1। उसी तरह से यदि हम इसका करें, H2 प्लस का करें, तो ये कितना हो जाएगा, चलिए ये फार्मूला को मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, एक बार लिख रहा हूं, उसी हिसाब से चलते हैं। तो अब इसमें देखिए बॉन्डिंग कितना है, तो बॉन्डिंग है इसमें 1, एंटी बॉन्डिंग 0 है, तो ये हो गया 0/2, तो क्या हो जाएगा ये 1/2, इस तरीके का। नेक्स्ट है आपका H2 माइनस, अब इसमें देख लीजिए बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 1 है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो गया आपका 2 ऋण 1/2, बराबर कितना हो गया, अब इसमें देख लीजिए कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1/2। उसके बाद क्या है He2 में देखिए बॉन्डिंग में 2 है, एंटी बॉन्डिंग में भी 2 है, तो ये हो जाएगा 2 - 2/2,
तो ये हो जाएगा आपका 0 इस तरीके का। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए H2 का कितना आया बॉन्ड ऑर्डर आपका आया 1, उसी तरह से H2 प्लस का 1/2, H2 माइनस का भी 1/2 और H2 का आ गया 0। अब यहाँ पे देखिए बॉन्ड ऑर्डर का जब हम इंपॉर्टेंस पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि यदि मान लीजिए जो मान है बॉन्ड ऑर्डर का मान है वो 0 है या निगेटिव है, ऋणात्मक मान आता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस प्रकार का अणु बनेगा नहीं, वो जो अणु होगा वो अस्तित्वहीन होगा। ठीक है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि H2 प्लस जैसा कोई अणु बनता ही नहीं है, ये इस प्रकार का कोई भी अणु नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर का मान 0 है, उसमें किसी तरह की बॉन्डिंग नहीं होगी, बॉन्डिंग नहीं होगी तो अणु नहीं बनेगा। अब मान लीजिए हम यहाँ पे देखते हैं इनका स्थायित्व, इनकी स्टेबिलिटी, ये तो इन तीनों में अधिक स्थायी कौन होगा? तो स्थायित्व में हमने पढ़ा था कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा वो अधिक स्थायी होगा, क्योंकि जो स्थायित्व होता है वो किसके समानुपाती होगा? बॉन्ड ऑर्डर के समानुपाती होगा। तो अब इसमें देख लीजिए तीनों में, तो तीनों में हाइड्रोजन जो है उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है और इन दोनों का कितना है? आधा आधा है। मतलब इनमें सबसे ज्यादा स्थायी कौन होगा? सबसे ज्यादा स्थायी होगा आपका H2, ये सबसे ज्यादा स्थायी होगा। क्लियर? अब उसके बाद बच गए दो, H2 प्लस आयन और H2 माइनस आयन। तो अब इनका दोनों का बराबर है, तो अब दोनों में कौन अधिक स्थायी होगा? तो यहां पे आप ध्यान रखिए, जब बॉन्ड ऑर्डर का मान बराबर आता है, ये जब दोनों का दोनों बराबर है, तो उसमें हमको देखना है ये जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं इनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। इनमें यदि देखिए जब ये बॉन्ड ऑर्डर बराबर होगा तो क्या देखना है हमको? जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उनमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होगा वो हो जाएगा कम स्थायी, क्योंकि जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं वो स्थायित्व को कम करते हैं। तो इन दोनों में देखिए इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। कहाँ पे? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। तो ये क्या करेगा? स्थायित्व को कम कर देगा, मतलब इसका स्थायित्व अधिक हो जाएगा। तो ये होगा आपका अधिक स्थायी हो जाएगा आपका H2 प्लस आयन, ये अधिक स्थायी होगा, और सबसे कम कौन सा हो जाएगा आपका? जो H2 माइनस आयन है ये सबसे कम स्थायी होगा। तो स्थायित्व का क्रम इस तरह से हो जाएगा, ये सबसे कम, उससे ज्यादा ये, उससे ज्यादा ये, इस तरीके का। अब देख लेते हैं इनका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा। तो अब यहाँ पे देखिए जो H2 है इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो जब युग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है? ये हो जाएगा आपका डाईमैग्नेटिक। ये और यहां पर आप देख लीजिए H2 प्लस और H2 माइनस में, यहां पे देखिए यहां पर भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा आपका पैरामैग्नेटिक, और ये भी आपका पैरामैग्नेटिक। इस तरह से यदि युग्मित होंगे, जोड़े में होंगे तो डाईमैग्नेटिक होगा, सिंगल होंगे, अकेले होंगे, अयुग्मित होंगे तो वो जो है वो पैरामैग्नेटिक होंगे। चलिए कुछ एग्जांपल हम और लेते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे ले लिया N2, CO, NO, O2, O2 प्लस आयन, O2 माइनस आयन। अब यहाँ पे देखिए N2 आपका होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, CO आपका हेट्रोएटॉमिक, अलग अलग एटम से बना है, NO भी आपका हेट्रो है, और O2 ये जो है आपके होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। तो हम अलग अलग मॉलिक्यूल्स और आयंस को हम एक साथ देखते हैं। अब देखिए N2 है, 2 नाइट्रोजन से बना है, तो इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा आपका एक नाइट्रोजन का 7, तो दोनों का हो जाएगा 7 7 14। उसी तरह से ये हेट्रोएटॉमिक है, तो इसका एटॉमिक नंबर और ऑक्सीजन दोनों का एटॉमिक नंबर ऐड हो जाएगा, तो इसका होता है 6, इसका होता है 8, तो 8 6 14 हो गया इसका, इसमें होंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन का आपका 7, ऑक्सीजन का 8, तो 8 7 ये हो गया 15। उसी तरह ऑक्सीजन का 8 8 16, और ये हो गया आपका O2 प्लस आयन। तो प्लस आयन है मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया है, तो ये हो जाएगा 15, और O2 माइनस आयन, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन अलग से ऐड हुआ है, तो 16 और एक हो जाएगा ये 17। तो इनका हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल करके देखते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का हमारा क्रम कैसा है? एनर्जी लेवल इस तरह से हमारा जो ऊपर लिखा हुआ है। यदि हम यहाँ पे नाइट्रोजन का निकालें तो कैसा हो जाएगा? देखिए उसी क्रम को हम यहाँ पे लिख देते हैं। क्या होगा? सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग 2s, पाई 2px बॉन्डिंग, पाई 2py बॉन्डिंग, और पाई 2pz ये भी बॉन्डिंग होगा। इसके बाद जो आएंगे तो वो हो जाएगा आपका एंटी बॉन्डिंग। तो अब यहाँ पे चले, हमारे पास टोटल 14 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भरते जाइए। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे s है, तो ये भी s है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा।
ये भी ऐसा है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। px में भी 2 भरेगा, y में भी 2 भरेगा और z में भी आपका 2 भरेगा इस तरह से। तो ये टोटल हो गया हमारा 2 2 4 2 6 2 8 10 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरह से ये नाइट्रोजन के 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर गए। अब हमारा फार्मूला क्या कहता है? हमारा फार्मूला है Nb माइनस Na/2। तो अब Na एप्पल, ये अब यहाँ पे देखिए काउंट कर लिए बॉन्डिंग कितने हैं। तो ये आपका बॉन्डिंग 2 2 4 2 2 4 और 2 6 2 8 और 2 10, टोटल कितने हो गए 10 बॉन्डिंग। और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं ये देखिए, ये एंटी बॉन्डिंग 2, ये एंटी बॉन्डिंग 2, 4 इधर नहीं है तो ये हो गया 4/2। तो चलिए आगे इसको हल करेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6/2, इसको भाग दे दीजिए तो कितना आ गया 3। नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3, ये N2 का। अब इसी तरह से मान लीजिए हम CO का निकालें तो CO का क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जब हम बड़े मॉलिक्यूल्स का निकालते हैं तो हम ये जो क्रम है इसको पूरा ना लिख करके इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं। शॉर्ट कैसे करते हैं, तो इसमें से देखिए ये जो आपका 1s है, ये इसको इस तरह से ना लिख करके हम यहाँ पे लिख देते हैं KK। और उसी तरह से जो आपका 2s बॉन्डिंग और 2s एंटी बॉन्डिंग है, इसको भी हम ना लिख करके यहाँ पे लिख देते हैं हम KK-, इस तरीके का। तो इनका मतलब वही होता है, KK मतलब आपका सिग्मा 1s और बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों, और KK- में क्या हो जाएगा सिग्मा 2s बॉन्डिंग और 2s एंटी बॉन्डिंग, ये दोनों ऑर्बिटल्स। तो इनको शॉर्ट में इस तरह से लिखेंगे और बाकी जो है वो जैसा हमको एनर्जी लेवल मिला हुआ है उस हिसाब से हम सॉल्व करते जाएंगे। तो अब देखिए टोटल इसमें कितना इलेक्ट्रॉन भरता है उसको भी देख लीजिए। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, मतलब KK में 4 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 2 बॉन्डिंग और 2 एंटी बॉन्डिंग। KK- में भी 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्डिंग हो गया, 2 एंटी बॉन्डिंग। मतलब यदि हम दोनों को मिला लें तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होगा, जिसमें से 4 बॉन्डिंग होंगे और 4 एंटी बॉन्डिंग होंगे। यदि उसको मान लो समीकरण में अपन हल भी करेंगे तो क्या करेंगे, चूंकि बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग दोनों बराबर हैं तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो बाकी जो आगे बच जाते हैं उन्हीं का हम केवल कैलकुलेशन करेंगे। तो इस तरीके से हमारा CO का क्या हो जाएगा विन्यास देख लेते हैं। इसको हम ले लेते हैं K, ये हो गया। उसके बाद K-, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे। कैसे भरेंगे, इस तरीके से। टोटल हमारे पास कितना है 14, 6 इलेक्ट्रॉन हमको और भरना है। तो अब वो कैसे भराएगा, इसी तरीके से। तो क्या आ जाए, इसके बाद क्या आता है देखिए, ये आता है π2px, उसके बाद आता है आपका π2py और फिर आता है आपका सिग्मा 2pz। अब K और K- में हमारा 8 इलेक्ट्रॉन भर गया, 2 इसमें भर दो, 10, 2 12 और 2 14, इस तरीके का। अब यहाँ पे यदि हम देखें तो जो K है और K- है, इसमें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग कितना होगा, तो 4 बॉन्डिंग और 4 एंटी बॉन्डिंग इसी के तरीके से, है ना। और चारों के चारों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। 4 बॉन्डिंग में 4 एंटी बॉन्डिंग हटा देंगे तो 0 ही आएगा ना। तो इसको हम छोड़ देते हैं, बाकी जो बचे हमारे उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 के 6 क्या है बॉन्डिंग है, तो ये हो जाएगा हमारा 6 और ऋण 0 बटा हो जाएगा ये 2। अब इसको हल करो तो क्या होगा 6/2 बराबर, ये आ जाएगा आपका 3, इस तरीके का। ठीक है, यदि इसको भी यदि हम काउंट करते हैं, इसको भी यदि हम काउंट करेंगे तो इसको भी काउंट करेंगे तो उतना ही आएगा। आप काउंट करके देख लीजिए, उतना ही आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं NO का। अब NO का जो एटॉमिक नंबर कितना है 15 है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि जब हमने एनर्जी लेवल निकाला था तो हमने क्या किया था कि 14 और 14 से कम यदि है तो किस तरह से चलेगा, इस तरीके का। और यदि जब 14 से ज़्यादा हो जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो हमारा 2pz है ये कहाँ चला जाता है, ये चला जाता है यहाँ पर। और ये जो है कौन सा 2px और 2p y होगा, 2px और 2py ये कहाँ चला जाएगा, इसकी जगह पे चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो उस हिसाब से ये भरेगा, क्यों, क्योंकि इनमें क्या है 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो उसके हिसाब से हम भरते जाएंगे। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, यही फार्मूला यहाँ पर भी ले लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका KK और उसके बाद आपका KK-, ये 4 इलेक्ट्रॉन इसमें, 4 इलेक्ट्रॉन इसमें। कैसा, इसके तरह, ये इन दोनों की तरह 4 4 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा,
है ना। अब उसके बाद देखिए टोटल हमारे पास कितना है 15, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 7 हमारे पास बचे, तो 7 को अब इस हिसाब से भरें। तो देखिए अब इसको आप दीजिए, इसको रहने दीजिए, यहाँ पे देखिए अब इसके बाद क्या आएगा, देखिए 2s, इसको हमने क्या माना है, इसको हमने माना है k डैश, और इसको हमने क्या माना, इसको हमने माना है k और k, यहाँ पर भी लिखा हुआ है देखिए। तो k डैश के बाद क्या आता है आपका, ये आएगा। अब यहाँ पे देखिए जब 14 से ज़्यादा होते हैं तो z जो होता है वो सामने आ जाता है, और x y क्या होता है, पीछे चले जाते हैं उसकी जगह पे। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सिग्मा 2pz, और उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, इनके बाद आ जाएगा आपका पाई 2px, उसके बाद होगा आपका पाई 2py। अब उसके बाद उधर देखते जाइए क्या है, उसके बाद ज्यों का त्यों रहेगा, उसके बाद है आपका सिग्मा 2px, और ये क्या होगा आपका एंटी बॉन्डिंग होगा। इसके बाद आपका सिग्मा 2py, और इसके बाद पाई 2py, और इसके बाद हो जाएगा आपका सिग्मा 2pz। ये भी आपका एंटी बॉन्डिंग, ये भी आपका एंटी बॉन्डिंग। क्लियर। तो हमारा क्रम जो है वो इस तरीके का हो जाए, जो z पहले कहाँ था, यहाँ था, अब वो सामने आ गया है और एक्स वाई पीछे चला गया है। क्यों कर दिया हमने ऐसा, क्योंकि इसमें 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, उसका क्या कारण है वो कारण हम पहले देख चुके हैं। तो अब हमारे पास देखिए टोटल 15 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन तो इसमें भरा जाएंगे। अब उसके बाद हमारे पास बचे 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 को भरते जाइए, तो 2 यहाँ पे, 2 4, 2 6, और 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा आपका यहाँ पर, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन। अब इनका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिए। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो अब देखिए कैलकुलेट करिए, अब इसमें कितने बॉन्डिंग है, 2 2 4 2 6, 6 बॉन्डिंग है, 6 रीड, एंटी बॉन्डिंग 1 एंटी बॉन्डिंग है, तो ये हो जाएगा 6 रीड 1/2, इसको हल कर दीजिए तो हो जाता है 5/2, आगे भाग दे दीजिए तो हो जाएगा 2.5, इस तरीके का। क्लियर। नेक्स्ट अब हम ऑक्सीजन का करके देखते हैं। तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 होता है, चलिए करते जाइए। इसी तरह से भी हो जाएगा k और फिर हो जाएगा k डैश। अब इसके बाद क्या आता है, देखिए अब ये भी क्या है, 14 से ज़्यादा है तो यही क्रम चलेगा, है ना। अब देखिए इसके बाद क्या होता है आपका सिग्मा 2pz, फिर आएगा पाई 2px, पाई 2py, फिर आपका पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, इस तरीके का। चलिए अब करते जाइए। तो 4 इलेक्ट्रॉन इसमें, 4 इलेक्ट्रॉन 8 हो गया, 8 हमारे पास बाकी है। तो अब इसमें भरते जाइए, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 6 हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन अब कहाँ आएगा, अब यहाँ पे रुकिए 1 मिनट, देखिए कि 2px के बाद 2px है तो हम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे, ध्यान रखिएगा, ऐसा भर देंगे तो गलत हो जाएगा। देखिए पाई 2px के बाद क्या आता है, यहाँ पे आता है पाई एंटी बॉन्डिंग 2py आता है, उसके बाद क्या आएगा आपका z आएगा। तो अब यहाँ पे px में ही 2 इलेक्ट्रॉन हमको नहीं भरना है, यहाँ पे क्या है हमको, देखिए चूंकि x y और z तीनों जो होता है क्या होता है, x y z एक ही सब सेल में होता है, और हुंड का नियम क्या कहता है कि पहले सब में एक एक भरेगा, उसके बाद पेयरिंग होगी। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, एक यहाँ भरेगा और एक यहाँ भरेगा, ध्यान रखेंगे इस तरीके का। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे निकालते जाइए कितना हो रहा है। तो ये 4 और 4, 4 एंटी बॉन्डिंग, 4 बॉन्डिंग, ये कैंसिल हो गए, बाकी जो बचा उसका निकाल लेते हैं। तो ये 2 2 4 2 6, 6 बॉन्डिंग, तो ये हो जाएगा आपका 6 रीढ़। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 2, तो ये आ गया आपका 2/2, ये हो गया 4/2, भाग कर दीजिए, कितना आ गया 2। तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 2। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं O2 प्लस आयन का। तो O2 प्लस आयन का सेम ऐसी हो जाएगा, उसका भी बना लीजिए k, फिर ये हो जाएगा k डैश, फिर ये सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, फिर ये होगा आपका पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, इस तरीके का। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कितना है, 15 इलेक्ट्रॉन्स है, 15 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। 4 ये 8 हो गया, 8 2 10, 2 12, 2 14 और 1 15, सॉरी 1 15, इस तरीके का। अब इसका आप बॉन्ड ऑर्डर निकालो तो कितना हो जाएगा, इसमें देखिए टोटल 2 2 4 6 बॉन्डिंग, 6 बॉन्डिंग, 2 2 4 6 बॉन्डिंग, 1 एंटी बॉन्डिंग, -1/2, कितना हो गया 5/2, ठीक है, भाग करो कितना आएगा 2.5 इसका। नेक्स्ट हम ले लेते हैं ऑक्सीजन आयन का, 17 होता है, इसका निकालिए। तो ये हो गया k, ये हो गया k डैश। अब सेम वैसे चला दो, सिग्मा 2pz, ये हो गया आपका पाई
2p x पाई 2p y पाई एंटी बॉन्डिंग 2p x, फिर पाई एंटी बॉन्डिंग 2p y, और उसके बाद होता है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2p z, इस तरीके का। अब इसमें चलिए हमारे पास कितना है 17 इलेक्ट्रॉन, तो 17 भरते जाइए। 8 इसमें हमने भर दिया, 2 यहाँ आएगा, 8 2 10, 2 12, 2 14, फिर 15 16 17। ध्यान रखेंगे एक एक भरेंगे ना, 2 यहाँ 1 यहाँ नहीं भरना है। अब यहाँ पे आप कैलकुलेट करो, तो यहाँ पर टोटल 6 बॉन्डिंग और 3 एंटी बॉन्डिंग, तो ये हो जाएगा 6 ऋण 3/2, तो ये हो जाएगा आपका 3/2। इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा 1.5, इस तरीके का। अब यहाँ पे आप देखते जाइए कि इनमें कौन सा अणु चुंबकीय होगा और कौन सा प्रतिचुंबकीय होगा, कौन सा पैरामैग्नेटिक होगा, कौन सा डाइमैग्नेटिक होगा, उसको देखते जाते हैं। अब मान लीजिए देखिए, तो हमने जब बॉन्ड ऑर्डर पढ़ा था तो उसमें हमने लिखा था कि यदि भिन्नात्मक मान आता है तो वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये भिन्नात्मक है, ये भिन्नात्मक है, ये भिन्नात्मक है, मतलब NO आपका भिन्नात्मक है तो ये आपका पैरामैग्नेटिक। उसके बाद ये भिन्नात्मक है आपका 2.5 आया है तो ये भी पैरामैग्नेटिक, और ये भी भिन्नात्मक है तो ये भी आपका पैरामैग्नेटिक। आंख बंद करके आप लिख लो। अब उसके बाद O2 है, CO है और N2 है। अब ये तीनों पूर्णांक में है, देखो इसका भी 3 है, इसका भी 3 है और इसका 2 है। तो जब पूर्णांक में होता है तो पैरामैग्नेटिक और डाइमैग्नेटिक दोनों हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में हमको क्या देखना है, उस कंडीशन में देखना है कि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। तो अब यहाँ पे आप देखो कि O2 जो है पूर्णांक तो है बट यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है मतलब ये भी क्या हो जाएगा आपका, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। CO और N2 में देखो तो CO N2 पूर्णांक है बट यहाँ पे सारे के सारे युग्मित हैं। उसी तरह से N2 में भी देखो आप, सारे के सारे क्या है, युग्मित है। तो ये भी हो जाएगा आपका डाइमैग्नेटिक, ये भी हो जाएगा आपका डाइमैग्नेटिक, प्रतिचुंबकी प्रतिचुंबकी। तो इस तरह से आप इनके चुंबकीय गुणों को यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। कंपटीशन एग्जाम में इसी तरह से आ जाता है, किसी को भी उठा के दे देगा कौन सा अनुचुंबकीय कौन सा प्रतिचुंबकीय है, पहचानिए। तो आप इस तरह से आप उसको पहचान सकते हो। दूसरा इसमें स्टेबिलिटी भी दे सकता है, स्टेबिलिटी भी दे देगा कि कोई सा भी 2 ठो 3 ठो उठा के दे देगा, पूछ लेगा कि भाई दोनों में इनमें कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। तो स्टेबल कौन सा होगा, जिनका बॉन्ड ऑर्डर अधिक होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, जिनका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा वो कम स्टेबल होगा। अब जैसे मान लीजिए परीक्षा में ये तीनों को ले लिया, ये तीनों अणुओं को ले लेता है और बोलता है, ये पूछता है कि भाई इसमें बताइए कि इसमें ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, किसका स्थायित्व तो ज़्यादा होगा। तो अब स्थायित्व निकालने के लिए क्या देखेंगे कि अब देख लीजिए इनका बॉन्ड ऑर्डर कैसा है। ये एक का 2 है, एक का 2.5 है, एक का 1.5 है। और हमने बॉन्ड ऑर्डर के इंपॉर्टेंस में हमने पढ़ा है कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर अधिक होगा वो ज़्यादा स्थायी होगा। अब यदि हम इन तीनों की तुलना करें O2 प्लस और O2 माइनस में, अब इसमें देखिए O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है। O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2.5 है, मतलब ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला स्टेबल होगा। और इससे कम कौन सा हो जाएगा, O2, इसका बॉन्ड ऑर्डर उससे कम है और सबसे कम किसका है 1.5। तो ये जो होता है वो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा, उसके बाद ये, और सबसे कम ये। अब इसी में मान लीजिए इन्हीं तीनों को उठा के दे दिया या कुछ और दे देता है, वहाँ पे पूछता है कि भाई इनकी बंध लंबाई आप बताइए। तो बंध लंबाई हमने पढ़ा है, बंध लंबाई कैसा होता है कि बंध लंबाई जो है वो बॉन्ड ऑर्डर के अपोजिट होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब जिसका बॉन्ड ऑर्डर अधिक होगा उसकी लंबाई कम होगी। अब यहाँ पे आप देखो यदि तीनों को दे दिया तो अब यहाँ पे बॉन्ड लेंथ इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2.5, मतलब इसका जो लेंथ होगा वो छोटा होगा। और वहीं पे जैसे ये है O2 माइनस है तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कम है, बॉन्ड ऑर्डर कम है मतलब इसका लेंथ ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे आपको घुमा करके ये दे सकता है कि उसका बॉन्ड ऑर्डर बताइए, उसकी स्टेबिलिटी बताइए, उसका लेंथ बताइए, या वो पैरामैग्नेटिक है कि डाइमैग्नेटिक है उसको बताइए। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन यहाँ से उठाकर कहीं से भी लाके पटक देगा। तो यहाँ पर यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। और ये जो है बहुत इजी है, एकदम बोलते हैं ना बाएं हाथ का खेल। यदि आपने प्रैक्टिस किया है तो ये सच में बाएं हाथ का खेल हो जाएगा आपके लिए।